हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अपरदन के कुछ कारकों के ऊपर अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। हम उनसे निर्मित स्थलाकृतियों को, सभी लैंडफॉर्म्स को भी देख चुके हैं। हमने नदी को देख लिया है, कास्ट लैंडफॉर्म्स को देख लिया है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स को हमने देख लिया है। आप इन सब वीडियोस को अच्छे से देख चुके होंगे। जिन दोस्तों ने इन वीडियोस को अच्छे से नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम अपरदन के एक नए कारक और उससे बनने वाली स्थलाकृतियों पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि जो पवन है, विंड जो है, वो किस तरह से एक अपरदन के कारक के रूप में काम करती है और इस विंड से हमें कैसी लैंडफॉर्म्स देखने को मिलती हैं और इन लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन कैसे हो रहा है, ये स्थलाकृतियां बन कैसे रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को देखेंगे और इस वीडियो में हम पवन की सिर्फ अपरदनात्मक स्थलाकृतियों को ही कवर कर पाएंगे। निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां और जो भी मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्थलाकृतियां पाई जाती हैं वो सब हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पवन निर्मित स्थलाकृतियां। देखिए, हम बात कर रहे हैं विंड की या पवन की। तो सबसे पहले बात करनी होगी हमको कि पवन जो है उसकी स्थलाकृतियां हमें कहाँ कहाँ दिखाई दे सकती है। अब अगर हम देखें तो क्या पवन से निर्मित स्थलाकृतियां हमें ऐसे क्षेत्रों में मिल सकती है क्या जब बहुत अधिक वर्षा होती हो, यानी जो आर्द्र क्षेत्र हों उन क्षेत्रों में क्या हमें पवन से निर्मित स्थलाकृतियां मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती हैं। क्यों नहीं मिल सकती है? कि देखिए, आर्द्र क्षेत्रों में क्या होगा कि जो वर्षा ज़्यादा हो रही है तो वहाँ जो रेत के कण हैं या मृदा के कण हैं या वहाँ पर जो कंकड़ पत्थर हैं या जो धरातलीय चट्टानें हैं वहाँ पर क्या होगा, जल की मात्रा ज़्यादा होगी। और जब जल ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ की मृदा, वहाँ की चट्टानें, वहाँ का जो धरातल है वो कैसा होगा, भारी होगा। और पवन जो है वो ज़्यादा भारी जो पदार्थ है उनको अपने साथ कैरी नहीं कर सकती है, यानी कि पवन की जो अपरदन शक्ति है और परिवहन शक्ति है ये दोनों कम होती हैं। यानी हम देखें तो जो पवन हमारा जो है, पवन जो है, हमारी जो विंड है वो नदी और सागरीय तरंगों और भूमिगत जल, इनकी तुलना में अगर देखें तो ये अपरदन का एक छोटा, एक गौण कारक होती है। ये ज़्यादा मेजर कारक नहीं है, ये माइनर कारक होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी शक्ति जो है परिवहन की और अपरदन की वो नदी की तुलना में तो बहुत कम होती है, यानी ये ज़्यादा अपरदन नहीं कर पाती है। अब पवन द्वारा अपरदन कहाँ हो सकता है? देखिए, पवन का जो सबसे ज़्यादा अपरदन हमें देखने को मिलता है वो मिलता है हमें शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में हमें जो पवन का अपरदन है वो बहुत सक्रिय रूप से, बहुत एक्टिवली देखने को मिलता है। यानी पवन अपरदन का कारक सबसे ज्यादा कहाँ है? अर्धशुष्क और शुष्क मरुस्थलों में। अब अर्धशुष्क और शुष्क क्या होता है? देखिए, शुष्क वो होता है क्षेत्र जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है, बिलो 25 सेंटीमीटर। और अगर अर्धशुष्क की बात करें तो जहां 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा हो रही है। ठीक है, तो जब प्रेसिपिटेशन है वो 25 सेंटीमीटर से कम है तो वो हो गया शुष्क, और अगर 25 to 50 है तो वो कैसे हो जाएगा? अर्धशुष्क हो जाएगा, एरिड और सेमी एरिड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम देखें तो पवन जो है वो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में ही सक्रिय कारक है। अब ऐसा हम जब कह रहे हैं तो सक्रिय कारक क्यों है भाई शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में? देखिए, आप कुछ पिछला रिमाइंड करें तो मैंने आपको अपक्षय जब पढ़ाया था तो मैंने आपको वीदरिंग के दौरान बताया था कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम है और तापमान जहाँ का बहुत अधिक होता है तो उन क्षेत्रों में क्या होता है, यांत्रिक अपक्षय बहुत ज़्यादा होता है। यांत्रिक अपक्षय यानी मैकेनिकल वीदरिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर दिन का तापमान तो बहुत अधिक होता है, रात्रि का तापमान कम होता है। अब जब दैनिक तापांतर होगा, इतना ज़्यादा दिन के तापमान में अंतर आता है तो उसकी वजह से जब दिन का तापमान अधिक है तो कठोर चट्टानें क्या करेंगी? फैलेंगी, और चट्टानें जब फैलेंगी और जब रात्रि का तापमान कम होगा तो चट्टानों में क्या होगा? सिकुड़न होगा। तो इस फैलने और सिकुड़ने की वजह से चट्टानें
टूट जाती हैं, और या तो बड़े बड़े खंडों में टूट जाएगी, बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाएगी, तो उससे क्या होगा, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। और जब वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में टूटेगी तो उससे क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन और ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन। तो दोस्तों शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र जो हैं इनमें ग्रेन्युलर और ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन की घटना यानी मैकेनिकल वीदरिंग बहुत अधिक होती है, पहली बात। दूसरा क्या है कि देखिए जो शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र हैं इनमें क्या है, इवेपोराइजेशन तो ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण तो ज़्यादा होता है, और जो प्रेसिपिटेशन है, जल की मात्रा जो मिल रही है वर्षा वो कम होती है, यानी वाष्पीकरण जो है वो वर्षा जल की प्राप्ति से अधिक हो जाता है। तो पूरा धरातल कैसा है, शुष्क है, और शुष्क धरातल को पवन का काटना जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है। पवन जो है वो शुष्क धरातल को बहुत आसानी से काट सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से भी अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में पवन एक सक्रिय कारक होती है। इसके अलावा हम देखें कि यहाँ पर जब चारों तरफ रेत है तो वो रेत की उपस्थिति भी बहुत आसानी से होती है, और रेत क्या होती है, हल्की होती है, और हल्की होने की वजह से वो आसानी से उड़ करके उसके साथ प्रवाहित हो जाती है, अपवाहित हो जाती है। ठीक है, तो डिफ्लेशन जो एक्शन है, अपवाहन है, वो ज़्यादा होता है। चौथी कंडीशन क्यों होती है, इसलिए भी होता है क्योंकि मरुस्थलीय भागों में वनस्पति नहीं पाई जाती है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे ऐसे नहीं पाए जाते, कुछ हमें बिल्कुल कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह ही मिलती हैं। तो जब वहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती है तो पवन जब प्रवाहित हो रही है तो उसके प्रवाहित होने में कोई बाधा ही उत्पन्न नहीं होगी। क्लियर है ना, जब कुछ ऐसा है ही नहीं जो रास्ते में पेड़ पौधे हवा की गति को रोक सकें तो पवन का जो वेग है वो बहुत अधिक बना हुआ रहता है। जब वेग अधिक होता है तो पवन अपने साथ रेत कण को आराम से उड़ा करके ले जाती है। तो दोस्तों इस वजह से हमें शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में ही पवन निर्मित स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं इन स्थलाकृतियों की, तो पवन अब इसमें काम कौन कौन से कर रही है, कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं करती हैं जिसकी वजह से वो अपर्दन कर पाती है। तो दोस्तों अपर्दन में हम अगर देखें तो पवन सबसे पहले जो अपर्दन करती है वो हम बात करें उसकी पवन क्रिया वो है अपवाहन। अपवाहन इसे बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन एक्शन क्या होता है, देखिए अपवाहन का मतलब है कि पवन जब चल रही है मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो जब धरातल के ऊपर या तो कोमल चट्टानें हो या कुछ असंगठित ऐसी चट्टानें हो जो आसानी से टूटी फूटी हो, या ऐसे रेत कण या छोटे बारीक कण हो जिनका अपक्षय होने की वजह से ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन की वजह से चारों ओर वो फैले हुए हो, तो जब पवन यहाँ से प्रवाहित होगी तो वो अपने साथ क्या करेगी, जितने भी रेत कण हैं, छोटे कंकड़ पत्थर जैसे भी चीजें हैं जिनको वो आसानी से प्रवाहित कर सकती हैं उनको यहाँ से उड़ा करके ले जाएगी। ठीक है, और उड़ा करके ले जाके दूसरी जगह ले जा करके निक्षेपण करेगी। तो यहाँ से सारी जितने भी बारीक कण हैं उन बारीक कणों को पवन उड़ा करके ले जाती है, उनको उस क्रिया को अपवाहन कहते हैं। और दोस्तों इस क्रिया की वजह से क्या होता है, जब डिफ्लेक्शन एक्शन होता है इसकी वजह से बारीक कण जो है वो तो सारे उड़ के किसी जगह से चल जाते हैं, और जो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर बोल्डर कोबल और जो मोटी चट्टानें हैं वो रह जाती हैं, बिल्कुल नग्न चट्टानें रह जाती हैं और बारीक कण उड़ जाते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो होता है अपवाहन क्रिया, दूसरा होता है अपघर्षण, और ये हम कई बार जिक्र कर चुके हैं अपघर्षण का यानी एब्रेजन का। ठीक है, अपघर्षण क्या होता है, अपघर्षण हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। अपघर्षण में हमेशा कंकड़ पत्थर का ही रोल होता है। ठीक है, तो देखिए जब पवन बह रही है, पवन चल रही है तो उसके साथ क्या है, उसके साथ रेत के कण हैं। अब ये रेत के कण हैं, छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े हैं, ये जब बह रहे हैं तो ये भी क्या करेंगे, ये भी चट्टानों के रगड़ करेंगे, और चट्टानों पे रगड़ करने की वजह से ये भी चट्टानों को काटने का काम करते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो अपघर्षण में मेन रोल होता है रेत कणों का। पवन की गति का तो रोल है ही, मगर उसके साथ प्रवाहित जो रेत कण है उनकी रगड़ की वजह से अपघर्षण, घर्षण जो उत्पन्न होता है उसकी वजह से भी अपर्दन होता है। तो ये अपघर्षण की जो क्रिया है दोस्तों, ये अगर देखें हम तो धरातल से 6 फीट की ऊंचाई तक ही सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, और धरातल के साथ देखें तो धरातल के बिल्कुल ऊपर जो है इसका वेग ज्यादा नहीं होता, वहां भी ये ज्यादा प्रभावी नहीं होती है। यानी धरातल के ऊपर, बिल्कुल धरातल पर भी नहीं होती और 6 फीट से ऊपर भी ये ज्यादा प्रभावी नहीं होती। ठीक है, 6 फीट तक ही होती है। 6 फीट तक क्यों होती है? क्योंकि 6 फीट से ऊपर ज्यादा ऊपर जो रेत कण है वो इतने भी हल्के नहीं होते कि वो उससे ऊपर ज्यादा प्रवाहित हो सके। यानी 6 फीट तक ही रेत कण जो है वो ज्यादातर उड़ते हैं, तो वहीं अपघर्षण कर पाते हैं। और धरातल पर इसलिए नहीं होती, इसकी वेग ज्यादा इसलिए नहीं होता, अपघर्षण की क्रिया धरातल पर इसलिए नहीं होती क्योंकि जो पवन जा रही है, प्रवाहित हो रही है, वो धरातल से जब रगड़ करेगी तो उसकी वजह से उसका वेग स्लो हो जाता है। यानी धरातल से 6 फीट की ऊंचाई तक ही, यहाँ अगर हम सरफेस की बात करें तो यहाँ सरफेस पे भी कम होगा और 6 फीट से ऊपर जब हम जाएंगे तो भी कम होगा। यानी धरातल से लेकर के और 6 फीट के बीच ही ये अपघर्षण क्रिया सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। ठीक है, ये हो गया अपघर्षण। इसके अलावा पवन एक और तरीके से अपर्दन करती है, वो है सन्निघर्षण। ये इतना ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। सन्निघर्षण जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एट्रिशन जिसे कहते हैं, इसमें क्या है, इसका मतलब है कि जब पवन चल रही है तो अपने साथ कुछ रेत कण, कुछ कंकड़ पत्थर जो है उनको भी लेके चल रही है, तो उसकी वजह से क्या है कि ये आपस में भी रगड़ करके और भी बारीक कणों के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। इसको सन्निघर्षण या एट्रिशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पवन द्वारा अपर्दन की क्रियाएं होती हैं जिनकी वजह से हमें ये स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद हम सीधा हमारे पॉइंट पे आते हैं। हमारा पॉइंट है हम बात कर रहे हैं स्थलाकृतियों की जो कि हमें पवन से निर्मित दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहली स्थलाकृति को लेते हैं। हमारी सबसे पहली स्थलाकृति है दोस्तों इसमें डिफ्लेशन बेसिन या ब्लो आउट। देखिए, इसे बोलते हैं अपवाह गर्त, या इसको वात गर्त भी बोलते हैं, या इसको पवन गर्त भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी इसे बोलते हैं डिफ्लेशन बेसिन या ब्लो आउट। ठीक है, डिफ्लेशन बेसिन या ब्लो आउट ये कैसे बनता है? देखिए, यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए ये पवन जो है ये विंड की डायरेक्शन है, ये जो हमने ब्लू में देख रखी है विंड की डायरेक्शन है, और ये जो सरफेस है हमारी, इस पूरी सरफेस पर रेत कण वगैरह फैले हुए हैं, कुछ असंगठित चट्टानें हैं जो आसानी से कट सकती हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े भी गिरे हुए हैं, तो यहाँ और साथ में यहाँ पे मान लीजिए कुछ कोमल चट्टानें हैं। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट रॉक्स हैं। तो जब यहाँ से पवन चलेगी तो ये पवन क्या करेगी, यहाँ से अपवाहन का काम करेगी, यानी डिफ्लेशन करेगी, और यहाँ पर असंगठित चट्टानों को काट करके उसके कणों को भी बहा के ले जाएगी। अगर रेत होगी तो उस रेत को भी बहा के ले जाएगी, अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, और कोमल चट्टानों को भी काटने का काम करेगी। साथ साथ आप देखिए, हमने कई बार देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में कई बार कुछ भंवर उत्पन्न होते हैं, एडीज उत्पन्न होते हैं। ये गोल गोल ऐसे घूमते हुए हवा चलती है, बिल्कुल चक्रवाती रूप में पवन चलने लगती है। तो ये धरातल के नीचे से, बिल्कुल सरफेस के नीचे से गोल 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 ऊपर तक चलती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसको भंवर या एडीज कहते हैं। तो ये पवन मान लीजिए रास्ते में कहीं भंवर भी उत्पन्न कर रही है, ठीक है, एडीज भी बन रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से जो एक फिक्स थोड़ी जगह से, एक जगह से काफ़ी सारी यहाँ से रेत, कंकड़, पत्थर या यहाँ की जो असंगठित चट्टानें हैं, कोमल चट्टान भी कट के उसके कण यहाँ से पवन अपने साथ अपवाहित
कर ले जाती है और इससे एक डिप्रेशन का निर्माण होने लग जाता है, एक गर्त का निर्माण हो जाता है जिसे अपवाह गर्त कहते हैं। क्योंकि ये पवन से बन रहा है इसलिए इसको पवन गर्त भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा ये वात मतलब है चलती हुई हवा जो है उससे बन रहा है, ब्लो की वजह से बन रहा है, जो तेजी से भंवर उत्पन्न हुआ है उसकी वजह से बन रहा है, तो इसको ब्लो आउट भी कहते हैं। तो इस वजह से दोस्तों ऐसे जो है वो गहरे गहरे गर्त का निर्माण होने लगता है और यहाँ का सारा जो भी पदार्थ था जितना भी उसको पवन प्रवाहित करके ले गई है। ठीक है, और ये आसपास के धरातल से काफी नीचा होता रहता है। अगर यही गति अपवाहन की गति कंटिन्यू हो रही है और चट्टानें नीचे कोमल चट्टानें लगातार कटती जा रही हैं और मान लीजिए कि जो यहाँ जो भूमिगत जल है वो भी बहुत ज्यादा गहराई में है या भूमिगत जल है ही नहीं, तो क्या होगा? इसकी वजह से ये जो गर्त हैं, जो डिफ्लेशन बेसिन है, इनकी गहराई बहुत अधिक हो जाती है। दोस्तों ये कई बार तो महासागरीय जो जल तल है उससे भी यानी सागर जल तल से भी नीचे चली जाती है, सी लेवल से भी नीचे चला जाता है, इतने गहरे गर्त का निर्माण हो जाता है। और ऐसे गर्त जो है इसका एक एग्जाम्पल है कतारा गर्त है, एक कतारा गर्त। ठीक है, ये कतारा गर्त कहाँ है? मिस्र में। सहारा मरुस्थल में जो मिस्र है, मिस्र में ऐसा एक गर्त बना हुआ है जिसकी वजह से जब अपवाहन गति हुई तो उसका निर्माण हुआ और वो एक सागर तल से 134 मीटर से भी ज़्यादा गहरा है। ठीक है, बिलो सी लेवल अगर इसको देखें तो ये 134 मीटर से भी ज़्यादा गहरा है। और ऐसे जो वात गर्त हैं वो हमें सब जगह देखने को मिलते हैं। आप चाहे सहारा मरुस्थल में चले जाओ या कालाहारी मरुस्थल में चला जाओ, थार मरुस्थल में चले जाओ, मंगोलिया में चले जाओ, यूएसए में चले जाओ, जहाँ कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र में हमें सब जगह देखने को मिलते हैं। इसके कुछ कुछ नाम हैं, जैसे मंगोलिया में देखें, अगर इसको मंगोलिया में इसको आप याद रख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पांगकियांग कहते हैं इसको। जो वात गर्त होते हैं इनको मंगोलिया में बोलते हैं पांगकियांग। और अगर यूएसए में हम जाएं तो यूएसए के जो अर्ध शुष्क और शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र हैं इसके अंदर इसको बोला जाता है बफेलो वेलोस। बफेलो वेलोस कहा जाता है इसको। ठीक है, बफेलो वेलोस कहाँ कहते हैं? यूएसए में। और मंगोलिया में इनको पांगकियांग कहते हैं। और एक कतारा गर्त कहाँ है? मिस्र में, सहारा मरुस्थल में ये पांगकियांग गर्त पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह अपवाहन गर्त या डिफ्लेशन बेसिन का निर्माण होता है। अब इस डिफ्लेशन बेसिन से ही जुड़ी हुई एक स्थलाकृति हमें कुछ जगहों पे मिलती है। हर बार डिफ्लेशन बेसिन से बनेगी ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ जगह मिलती है और इसे बोलते हैं हम ओएसिस या नखलिस्तान। ठीक है, तो हमारी अगली स्थलाकृति क्या मिलेगी हमें? ओएसिस या नखलिस्तान क्या होता है ये देखते हैं हम। देखिए, ओएसिस की हम बात कर रहे हैं, ओएसिस या नखलिस्तान। हम बात कर रहे थे कि कंटिन्यू ब्लो आउट हो रहा है, कंटिन्यू अपवाहन हो रहा है और उसकी वजह से गर्त जो है वो कंटिन्यू गहरा होता जा रहा है। अब यही क्रिया देखिए यहाँ आप मान लीजिए ये पूरी हमारी जो है वो है सॉफ्ट रॉक और इस सॉफ्ट रॉक के ऊपर ये हार्ड रॉक है। ठीक है, ये हार्ड रॉक है और ये सॉफ्ट रॉक है और इस सॉफ्ट रॉक के नीचे गहराई में जाने पर ये जो आ रहा है हमारा, ये क्या है? ये हमारा वाटर टेबल है, ये जल तल है, जो भूमिगत जल का तल है वो कहाँ है? ये जो हमने ब्लू लाइन में देख रखा है ये भूमिगत जल तल है। अब ये पवन चल रही हैं, जो ग्रीन में आपको बता रहा हूं, ये पवन चल रही है। इस पवन की वजह से कंटिन्यू इस सॉफ्ट रॉक में, जो ये हमारी ये सॉफ्ट रॉक है, इस सॉफ्ट रॉक का क्या होगा? अपरदन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से अपवाहन होगा और अपवाहन की वजह से ये सॉफ्ट रॉक कंटिन्यू कटने लगेगी। हार्ड रॉक तो कट नहीं सकती, सॉफ्ट रॉक कटेगी, तो इससे धीरे धीरे ये देखिए ये क्या है? ये एक अपवाहन गर्त का निर्माण हो रहा है। ये क्या है? अपवाहन गर्त है। ये हमारा क्या है? ब्लो आउट है। ठीक है, तो
तो ये अपवहन गर्त का निर्माण हो रहा है। अब ये तो पूरी हार्ड रॉक इसके किनारे पर टिकी हुई है और ये जो हवाएं हैं वो क्या उत्पन्न कर रही है, भंवर कर रही है और इसके किनारों पर भी काट रही हैं और इसको कंटिन्यू चौड़ा भी कर रही हैं और गहरा भी करती जा रही हैं। धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों कि धीरे धीरे ये जो सॉफ्ट रॉक है ये कटते 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 इतनी गहरी हो जाएगी कि नीचे जो भूमिगत जल है वो ऊपर दिखने लग जाएगा। अब ये भूमिगत जल आया कहाँ से? भूमिगत जल देखिए, या तो ये हो सकता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब कभी वर्षा हुई तो उसकी वजह से जल रिस करके नीचे चला गया और ऊपर क्योंकि पोरस चट्टानें थी तो जल रिस के नीचे चला गया। नीचे यहाँ पर जो आ गई है ये अपारगम्य चट्टान है, ठीक है, नॉन पोरस रॉक है। तो अपारगम्य चट्टान के ऊपर अगर मान लीजिए कहीं जाकर के नीचे ढाल है, नीचे ढालू सतह है तो वहां जाकर के जल इकट्ठा हो गया, ठीक है। या हो सकता है कहीं नदी प्रवाहित हो रही थी, वो नदी भूमिगत हो गई और भूमिगत होकर के उसका जल यहाँ आकर के इकट्ठा हो गया। तो अब जब ये कंटिन्यू अपवहन गर्त बनता जाएगा, डिफ्लेशन जब होता जाएगा तो इसकी वजह से ये जो जल है वो ऊपर दिखाई देने लगेगा और इसके चारों ओर यहाँ पे हार्ड रॉक है और ये नीचे पूरा जल दिखाई देगा। इसको ओएसिस या नखलिस्तान कहते हैं। और ये नखलिस्तान दोस्तों कुछ छोटे भी हो सकते हैं और कई नखलिस्तान इतने बड़े होते हैं कि इनके चारों ओर मानव बसाव की वजह से शहरों का भी निर्माण हो जाता है, ठीक है। और ये लगभग सभी हमें मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिखते हैं और इनमें पानी होता है, इसलिए जो राहगीर जा रहे हैं, जो ऊंट चराने वाले हैं या भेड़ बकरी जो है उनका पालन करते हैं, उनके जानवरों को यहाँ पर पानी मिलता है मरुस्थलों में। साथ में यहाँ पर चारों ओर वो रात्रि पड़ाव वगैरह डालते हैं, ठीक है दोस्तों। और कई जो ओएसिस हैं इनका पानी इतना साफ भी होता है कि पीने के लिए भी काम में लेते हैं। और उसके अलावा जब ओएसिस बहुत बड़ा हो जाता है तो इसके पानी से खजूर वगैरह की और कुछ छोटी मोटी सब्जियों वगैरह की खेती भी की जाती है। तो इसलिए जो ओएसिस है वो यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता है, नखलिस्तान, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे डिफ्लेशन बेसिन जो है उसके लगातार गहरा होते रहने से एक समय बाद अगर नीचे भूमिगत जल की उपलब्धता है तो ओएसिस का निर्माण हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ओएसिस के बाद जो हमारी अगली सलाह करती है वो आती है हमारी इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग इस नाम से आप परिचित हो गए, इंसेलबर्ग से भी आप परिचित हो गए। हमने ये जब अपर्दन चक्र पढ़ा था, पेंक अपर्दन चक्र में हमने इसको डिस्कस किया था। इंसेलबर्ग क्या है? देखिए, मान लीजिए आसपास की जो ये पूरी जो धरातल है जिसमें कि पवन प्रवाहित हो रही है, इसमें आसपास ये ऊंची ऊंची पास बिल्कुल कुछ चट्टानी जो है टापूनुमा संरचनाएं खड़ी हुई हैं, ठीक है। ये कैसी हैं? ये हार्ड रॉक हैं। और हार्ड रॉक कौन सी है? ये लगभग ज़्यादातर ग्रेनाइट और नीस जैसी हार्ड चट्टानें होती हैं। अब इनके आसपास का जो धरातल है वो धरातल तो क्या हुआ, सॉफ्ट होने की वजह से अपर्दित हो गया और यहाँ से पवन द्वारा प्रवाहित हो जाने की वजह से, पवन की वजह से, रेत वगैरह अब उड़ जाने की वजह से ये और भी नीचा हो गया। जबकि इसका तो अपक्षण हो चुका है, मगर ये जो हार्ड रॉक्स हैं ये बिल्कुल खड़े ढाल के रूप में ऐसे बिल्कुल बीच बीच में खड़ी हुई टापू जैसी संरचनाओं के रूप में रह जाती हैं जो अपरदन से अप्रभावित रही हैं। तो ऐसी खड़ी ढालू संरचनाएं जो कठोर चट्टानों से बनी हैं और टापू के रूप में हैं और बिल्कुल उठी रचना का निर्माण हो जाता है और इसे हम इंसेलबर्ग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हमारी जो अगली संरचना आती है वो है भूस्तंभ, ठीक है। भूस्तंभ जिसे अर्थ पिलर्स कहते हैं, अर्थ पिलर्स, और इसका एक और नाम है, इसे बोला जाता है डेमोसेल्स। डेमोसेल्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। तो ये भूस्तंभ दोस्तों ये भी विभेदात्मक या हम कहें डिफरेंशियल इरोजन का ही परिणाम होती हैं। कैसे होती हैं इनका निर्माण? देखिए, मान लीजिए कि ये पूरा जो सतह है, इस पूरी सतह पर सॉफ्ट रॉक्स हैं, ठीक है, चारों ओर कोमल चट्टानें हैं और कहीं कहीं पर इन कोमल चट्टानों के ऊपर ऐसे कठोर चट्टानें भी
पाई जा रही हैं। ठीक है, तो जब पवन अपना अपरदन कार्य स्टार्ट करेगी तो ये क्या करेगी कि ये सॉफ्ट रॉक्स जो है इनका अपरदन स्टार्ट कर देगी। तो जहां पर सॉफ्ट रॉक्स के ऊपर हार्ड रॉक्स नहीं है वहां से तो पवन अपरदन कर देगी, और जहां जहां पर हार्ड रॉक है वहां पवन के अपरदन कार्य में क्या आएगी, बाधा उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हार्ड रॉक जो है वो पवन की गति को स्लो कर देंगी, यहाँ उतना अपरदन नहीं होने देगी। इस वजह से ऐसे खड़े खड़े स्तंभों का निर्माण हो जाएगा, बिल्कुल पिलर्स जैसी संरचना बन जाएगी, जिनके नीचे तो है सॉफ्ट रॉक और ऊपर जो है वो हार्ड रॉक है। यानी हार्ड रॉक जो है वो इसकी कैप का निर्माण कर रही है, इसके टॉप का निर्माण कर रही है, टोपी का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो ऊपर तो हार्ड रॉक और नीचे सॉफ्ट रॉक के ऐसे खड़े खड़े जो हैं वो ऐसे पिलर जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी ऐसी। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोला जाता है जो ये हार्ड रॉक्स हैं, ऊपर तो ये तो हार्ड है और नीचे ही क्या है, सॉफ्ट रॉक्स हैं, और ये पिलर जो है इनको भूस्तंभ या डेमोसेल्स कहते हैं, और ये भी विभेदात्मक अपरदन की वजह से ही बनती हैं। इसके बाद अगली हम संरचना लेते हैं जो हमारी पवनकृत संरचना है, उसमें अगली संरचना हम देखते हैं मशरूम रॉक या छत्रक शिला क्या होती है। ठीक है, इसे बोला जाता है छत्रक शिला। ठीक है, मशरूम रॉक ये कैसे बन रही है। देखिए, मैंने आपको अपघर्षण बताया। अपघर्षण में हमने देखा कि धरातल से और 6 फीट की ऊंचाई तक जो पवन है वो अपना अपघर्षण का कार्य करती है। और अपघर्षण की कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए कि कोई ऐसा धरातल है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर रेत की मात्रा अच्छी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रेत है, और साथ में जो पवन है उसकी गति भी बहुत ज़्यादा है। तो पवन जो अपने साथ रेत प्रवाहित करके ले जा रही है, उड़ा के ले जा रही है, तो रास्ते में जो कोई चट्टान आ रही है, इस चट्टान को 6 फीट की ऊंचाई तक रेत के अपघर्षण की वजह से, रगड़ की वजह से काट के इसको क्या करेगी, पतला करने लगेगी। मगर 6 फीट से ऊपर, यानी ये तो 6 फीट की ऊंचाई है, 6 फीट से ऊपर क्या होगा कि ये चट्टान जो है वो कट नहीं पाएगी, इसका अपरदन नहीं हो पाएगा। और ये एक मशरूम की तरह, मशरूम आपने देखा होगा, मशरूम क्या होता है, नीचे एक डंठल होता है और उसके ऊपर एक छतरी जैसी संरचना होती है। तो ऐसे एक छतरी नुमा या मशरूम जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है। इसको छत्रक शिला बोलते हैं, शिला नहीं, शिला, मशरूम रॉक कहा जाता है। ठीक है, छत्रक शिला कहते हैं। और देखिए, इसका जो नीचे वाला भाग है ये भी चौड़ा रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि अपघर्षण का काम जो है वो धरातल के साथ भी कम होता है और ऊपर 6 फीट से ज़्यादा भी कम होता है। तो ऐसी जो संरचना दिखाई देती है इसको मशरूम रॉक या छत्रक शिला कहते हैं दोस्तों। और इसका एक नाम और है, इसे गारा कहा जाता है, गारा कहा जाता है सहारा मरुस्थल में। ठीक है, इसके अलावा इसकी बात करें हम जर्मनी में, तो जर्मनी में इसको कहा जाता है पिट्जफेल्सन, पिट्जफेल्सन कहा जाता है इसको जर्मनी में। इसके अलावा इसको पेडेस्टल रॉक भी कहते हैं, पेडेस्टल रॉक भी इसी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मशरूम रॉक का नाम गारा है सहारा में, पिट्जफेल्सन है जर्मनी में, और इसको पेडेस्टल रॉक भी कहा जाता है। ठीक है, ये किससे बनी है, ये अपघर्षण की वजह से बनी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगली संरचना की बात करते हैं। अगली संरचना हमारी जो है इसमें वो हम देखते हैं कि जुगेन क्या होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं जुगेन। जुगेन कैसे बनते हैं, देखिए जुगेन के बनने की क्रिया को समझिए आप। मान लीजिए कोई ऐसा धरातल है मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां जो चट्टानें हैं वो कठोर और कोमल चट्टानें क्षैतिज रूप से ट्रांसवर्स मैनर में एक दूसरे के साथ एकांतर क्रम में नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे क्षैतिज रूप से अवस्थित है। देखिए ये कैसी रॉक है हमारी, ये हमारे है हार्ड रॉक। ठीक है, इस हार्ड रॉक के नीचे कैसी है, सॉफ्ट है। फिर इससे नीचे ये कैसी आ गई है, ये हार्ड है। फिर ये नीचे कैसी आ गई है, सॉफ्ट रॉक। तो ऐसे कंटिन्यू कठोर और कोमल चट्टानें एक दूसरे के साथ क्षैतिज रूप से एक के नीचे एक अवस्थित है।
अब क्या होगा कि जो ये हार्ड रॉक जो सबसे ऊपर की है, इसके जो जॉइंट्स हैं, जो इसकी संधियां हैं, इन जॉइंट्स में क्या होगा, ये जॉइंट्स थोड़ी कमजोर होते हैं। तो जॉइंट्स जब कमजोर होते हैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ स्पेस बना होता है, जहां पर कंटिन्यू यहां पर क्या होगा, शाम के समय ओस पड़ने लगेगी। ठीक है दोस्तों, ओस पड़ने लगेगी। अब ओस क्यों पड़ती है ये देखिए। रात के समय क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया कि धरातलीय क्षेत्र जो शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलों में होते हैं, वहां पे क्या होता है कि धरातल रात के समय बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ठंडा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इतना ज्यादा होता है कि दिन के समय में जो तापमान आता है उसको धरातल क्या है, लॉन्ग वेव्स के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन करता है, पार्थिव विकिरण करता है। उस पार्थिव विकिरण की वजह से रात तक आते आते इतना ज्यादा विकिरण हो जाता है कि धरातल ठंडा होने लगता है। अब शाम को जब यहाँ ओस आ रही है तो वो ओस क्या करेगी, इन जॉइंट्स में इकट्ठी होने लगेगी, जल इकट्ठा होने लगेगा, और रात में यहाँ पर तापमान जो है दोस्तों वो इतना कम हो जाता है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला गया है, हिमांक बिंदु से भी नीचे तापमान हो गया है। ठीक है, तो जब हिमांक बिंदु से नीचे तापमान चला जाएगा तो ये जो ओस है, अब यहाँ पर ये ओस बर्फ में परिवर्तित होने लगेगी, बर्फ में चेंज होगी। जब बर्फ में चेंज होगी, ये जब जमने लगेगी तो बर्फ बनती है, तब क्या होता है, आयतन बढ़ता है। तो बर्फ का आयतन जल से अधिक होता है, आयतन होगा यानी कि बर्फ फैलती है। ठीक है, अब फैलने की वजह से क्या होगा, ये यहाँ पर इसके जॉइंट्स पे दोनों ओर क्या लगाएगी, दाब लगाएगी। ठीक है, इस दाब की वजह से ये जॉइंट्स जो है वो चौड़े होने लगते हैं, और ये जॉइंट्स धीरे 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 चौड़े होकर के खुल जाते हैं, और यहाँ पर जो जॉइंट्स की जो चट्टानें थी, इन चट्टानों का चूरा बन जाता है, टूट टूट करके ये गिरने लगती हैं। इसके टूटने की वजह से अब दिन में जब पवन चलेगी तो वो पवन क्या करेगी, इस चूरे को, जो चूर्ण बना है, इस बारीक पदार्थों को उड़ा करके ले जाएगी। ठीक है, ये ग्रेन्यूल्स जो छोटे छोटे हैं इनको उड़ा के यहाँ से ले जाएगी, और अब ये नीचे की जो सॉफ्ट चट्टान है वो बिल्कुल नेक्ड हो गई है, बिल्कुल नग्न हो गई है। क्यों, क्योंकि अब इसके ऊपर से कठोर चट्टान हट गई है। अब पवन अपना कार्य करेगी और इन सॉफ्ट रॉक्स को कंटिन्यू अपर्दित करने लगेगी, और इससे ऐसे गहरे गहरे जो है गर्त बनाने लग जाएगी। ठीक है, ये गर्त बनाने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसने धीरे धीरे सॉफ्ट रॉक को काटना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से हमारी ये जो है हार्ड रॉक, ये फिर से सामने आ जाएगी, हार्ड रॉक फिर से दिखाई देने लगेगी। सॉफ्ट रॉक ऊपर से हट गया, यहाँ से काट दिया, गड्ढा बना दिया, हार्ड रॉक आ गया, फिर से वही ओस की बूंदे यहाँ पे जमेंगी, और हार्ड रॉक्स जो है वो क्या होंगी, थोड़ा रास्ता बना देगी, और यहाँ पे हार्ड रॉक्स में भी बाद में पवन अपर्दन कर देगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो चूरा टूटा हुआ है उसको पवन अपने साथ उड़ा ले गई। इसके बाद फिर से सॉफ्ट रॉक जो है वो एक्सपोज हो जाएगी। अब यहाँ पे सॉफ्ट रॉक फिर एक्सपोज हो गई है, तो उसकी वजह से फिर से देखो पवन अपना अपर्दन करेगी। ये पवन चल रही है, ये पवन अंदर प्रवेश करेगी और ये यहाँ पर अपर्दन का काम करेगी। इससे ऐसी संरचनाओं का निर्माण होता है, ये देखिए ये ऐसी संरचनाएं एक पूरी सीरीज में हमें मिलती है। इसको दोस्तों जुगेन कहा जाता है, और ये भी एक तरह से शुरुआत इसकी हुई है यांत्रिक अपर्दन की वजह से। यहाँ पर हो रही है ओस की वजह से यांत्रिक अपक्षय हो रहा है, मगर दोस्तों यू यांत्रिक अपक्षय के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आसानी से जो पवन है वो विभेदात्मक अपर्दन करके और सॉफ्ट चट्टानों को ज़्यादा काट रही है। तो ऐसी एक सीरीज में पूरी संरचनाओं का निर्माण होता है, जो कि चट्टानों के क्षैतिज रूप में एक के ऊपर एक अवस्थित होने की वजह से होता है। इसको जुगेन कहा जाता है। क्लियर है जुगेन कैसे बना है। इसके बाद आता है हमारे यारडंग। यारडंग क्या होता है, यारडंग की बात करें, देखिए यहां पर तो चट्टाने कैसे थी, यहां पर चट्टाने क्षैतिज थी जब हमने जुगेन में देखा। अब मान लीजिए चट्टाने जो हैं वो कठोर और कोमल चट्टाने जो हैं वो क्षैतिज रूप से ना हो करके और लंबवत रूप से एक के साथ एक अवस्थित हो। ऐसे ये कठोर है, फिर इसके साथ सॉफ्ट है, फिर यहाँ पर कठोर आ जाए, तो ऐसे जब लंबवत रूप से ये अवस्थित होंगी तो पवन जो है वो कोमल चट्टान ज़्यादा काटेगी, कठोर चट्टान को कम काटेगी। और ऐसा कब हो सकता है, जब पवन ऐसे क्षेत्रों में ये संरचनाएं बनती है जब पवन सिर्फ एक ही दिशा में चलती हो, पवन की दिशा में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता हो। पवन जब एक ही दिशा में चलेगी तो ये क्या करेगी दोस्तों,
पवन जो है, जैसे ये पवन चल रही है हमारी, तो ये पवन क्या करेगी, ये सॉफ्ट रॉक्स को काटती जाएगी और ये जो हार्ड रॉक्स हैं हमारी, ये हार्ड रॉक्स क्या होंगी, खड़ी की खड़ी रह जाएंगी और सॉफ्ट रॉक्स को काटते काटते ये यहाँ पर एक नाली जैसी संरचना का निर्माण कर देगी, ऐसी कुछ संरचना बना देगी, ठीक है, जिसके दोनों ओर यहाँ तो है हार्ड रॉक और बीच में है सॉफ्ट रॉक, ठीक है। ऐसी नाली का निर्माण हो जाता है और सामने से हार्ड रॉक ऐसे दिखाई देंगी और एक पूरी सीरीज में बनती है। इसको दोस्तों यार्डंग कहा जाता है। और ये देखिए, ये बीच में नाली बन रही है, 1 2 3 और 4, ये बीच में जो ये गहरे जो है गर्तनुमा ये नालियां बन रही हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये नालियां बन गई हैं यहाँ पे। अब देखिए, जब पवन इन नालियों में से प्रवाहित होगी, मान लीजिए बहुत गहरी हो गई है, अब इसमें से जब पवन प्रवाहित होगी तो पवन क्या है, बहुत सकरे क्षेत्र में से जाना पड़ेगा पवन को, तो इसकी वजह से पवन का वेग जो है वो और ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मान लीजिए एक पाइप है, उस पाइप में से हम हवा गुजार रहे हैं, तो अब पाइप की जब चौड़ाई कम है, उसका जो व्यास कम है, तो वो पवन का अगर आयतन बहुत ज़्यादा होगा तो उसको बहुत तेज़ी से वो यहाँ से निकलेगी। तो पवन का आयतन अधिक है और इस नाली में से गुजर रही है, तो ये क्या करेगी, पवन धीरे धीरे ये जो हार्ड रॉक्स हैं, इस हार्ड रॉक्स के किनारों पर भी अपरदन स्टार्ट कर देगी और इन हार्ड रॉक्स पे दोस्तों ऐसी एक नालियाँ सी हार्ड रॉक्स पे भी बना देती हैं। कठोर चट्टानों में भी ऐसी नालियाँ बना देती हैं दोनों दीवारों पर, ठीक है। दोनों दीवारों पर हार्ड रॉक है, एक ये है हार्ड रॉक है और बीच में क्या है, नाली है, तो यहाँ पे भी ये नालियां बनाने लग जाती है। तो ऐसी संरचना जो है इसको यार्डंग कहते हैं और ये यार्डंग जो है वो कई किलोमीटर तक पूरी एक श्रृंखला के रूप में हमें दिखाई देते हैं, पूरी एक सीरीज में आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यार्डंग बनेंगे जब लंबवत रूप से चट्टानें हो और पवन एक ही दिशा में बह रही हो, और जुगेन बनेंगे जब क्षैतिज रूप से चट्टानें अवस्थित हो, कठोर और कोमल चट्टानें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी यार्डंग। इसके बाद अगली जो हम संरचना देखते हैं, अगली संरचना हमारी आती है इसके बाद ड्राई कैंटर। ड्राई कैंटर, ठीक है। ड्राई कैंटर क्या होता है, इसको तिपहल सिरा भी कहते हैं, तिपहल सिरा भी कहते हैं ड्राई कैंटर को, ठीक है। ड्राई कैंटर कैसे बनेगी, देखिए, जब हमने ऐसा देखा कि डिफ्लेशन बहुत अधिक हो रहा है और जब मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें छोटे छोटे रेत के जो कण हैं, उन कणों को पवन अपने साथ प्रवाहित करके ले गई है। अब वहाँ रेत के कणों की मात्रा तो हो गई है कम और मान लीजिए बड़े बड़े बोल्डर, बड़ी बड़ी चट्टानें ज़्यादा हैं। अब ये चट्टानें जो हैं वो बिल्कुल नैक्ड हो गई हैं चारों तरफ से, इसमें रेत की मात्रा है कम। अब क्या होगा, जब पवन कई दिशाओं से प्रवाहित होकर के बड़े, क्योंकि चारों ओर खुला है, तो पवन कई दिशाओं से जब प्रवाहित होगी और इस खड़े हुए बोल्डर में मान लीजिए पवन ने अपरदन स्टार्ट किया और उसने 3 सरफेस का निर्माण कर दिया। कैसे कर दिया, पहली सरफेस ये, दूसरी सरफेस कौन सी है, पहली सरफेस ये बना दी, दूसरी सरफेस ये बना दी और तीसरी सरफेस ये बना दी, ठीक है। तो इस चट्टान का एक टेट्राहेड्रॉन की तरह एक चतुष्फलक जैसा रूप आ जाएगा। चतुष्फलक जैसा कैसा रूप हो जाएगा, ऐसा कुछ चतुष्फलक जैसे इसका रूप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, चतुष्फलक जैसा होगा। तो इसमें क्या हो गए, 4 फलक बन जाएंगे। 3 तो हमें दिखाई देंगे, 1 2 और 3, और एक फलक कौन सा, जिसके ऊपर नीचे जो बेस है, जिसके ऊपर धरातल पर ये टिकी हुई है, चौथा फलक वो। तो ऐसी जो चतुष्फलक जैसी चट्टान बन जाएगी, इसको दोस्तों ड्राई कैंटर या तिपहल सिरा कहा जाता है, क्योंकि इसकी 3 सरफेस हमें दिखाई देंगी। तो ऐसे 3 सरफेस बनेंगी। ये देखिए, मान लीजिए ये कोई चट्टान थी, इस चट्टान को पवन जो है उसने अपने चारों तरफ से अलग अलग दिशाओं से चल के एक ये सरफेस बना दी है, एक ये सरफेस बना दी है और एक ये सरफेस बना दी है। तो 3 सरफेस दिखाई देंगी और एक सरफेस नीचे जो धरातल पर टिकी हुई है। तो इसे दोस्तों बोला जाता है ड्राई कैंटर, तिपहल सिरा। अब मान लीजिए सिर्फ 2 ही सरफेस बनी, 1 और 2 ही सरफेस, पवन ने 3 सरफेस ना बना करके सिर्फ 2 ही सरफेस का निर्माण किया, तो इसको बोला जाता है जेवी कैंटर। क्या बोला जाता है इसको, जेवी कैंटर कहा जाता है दोस्तों,
ठीक है। तो जेवी कैंटर का निर्माण कैसा होगा, जब दो ही सरफेस बनेंगी, दो ही फलक बन रहे हैं तो जेवी कैंटर है। और मान लीजिए कि इतना ज्यादा अपर्दन हो कि पवन की दिशाएं बहुत ज्यादा परिवर्तित होती रही हो, तो उससे जो सरफेस का निर्माण होगा वो टोटल मान लीजिए 8 सरफेस बन गई है। तो 8 सरफेस जो बनती हैं इसको बोला जाता है वेंटिफैक्ट, ठीक है। तो ऐसी चट्टान जिससे 8 फलक हों उसको वेंटिफैक्ट कहा जाता है। और ये कैसे हो रहा है, ये पवन की दिशा में परिवर्तित होते रहने की वजह से हो रहा है। तो वेंटिफैक्ट 8 वाली, जेवी कैंटर 2 फलक और त्रिपहल सिरा ड्राई कैंटर में 3 सिराएं 3 फलक होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये संरचना भी हमारी हो गई है। इसके बाद एक और संरचना जो हमारी अपर्दनात्मक हमें दिखाई देती है वो आता है स्टोन लेटिस, जालीदार स्टोन लेटिस यानी जालीदार चट्टान या सिरा कहते हैं, जालीदार सिरा स्टोन लेटिस, ठीक है। स्टोन लेटिस कैसे बन रही है, देखिए स्टोन लेटिस मान लीजिए ये ही जो रॉक है, ये जो रॉक है ऐसी ही कोई रॉक है। इस रॉक के अंदर अपने आप में ही संरचना में अंतर है। इस रॉक के अंदर मान लीजिए कहीं कहीं पर कुछ भाग ऐसा है जो सॉफ्ट है और कुछ भाग ऐसा है जो हार्ड है। तो जो सॉफ्ट भाग होगा उसको क्या करेगा पवन, देखिए ये पवन जो है वो चारों तरफ से आ रही है, विंड चारों तरफ से आ रही है, ये विंड क्या करेगी, डिफरेंशियल इरोजन करेगी और इस विभेदात्मक अपर्दन की वजह से इस सॉफ्ट जो भाग है इसको काट के अपने साथ बहा ले जाएगी, उड़ा ले जाएगी। तो ये बीच बीच में इसमें देखिए ऐसे छिद्रों का निर्माण हो जाएगा अलग अलग तरीके से और इनसे आर पार चट्टान में देखना संभव है, ठीक है। जाली क्या होती है, जाली ऐसी होती है उसमें काफी सारे छिद्र होते हैं और जाली से हम देख सकते हैं। तो इसमें भी यही होगा, इसमें चट्टान जो है उसमें काफी सारे छिद्र बन जाएंगे और इससे जाली को देखा जा सकता है और इसका कठोर भाग जो है उस पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। चट्टान जो है तो उसका कठोर भाग को तो पवन काट ही नहीं पाएगी, सॉफ्ट भाग को काट दिया है। तो ऐसी जो संरचना बनेगी इसको दोस्तों स्टोन लेटिस या जालीदार सिरा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी सभी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां जो पवन द्वारा बनती हैं। एक बार इसका क्विक रिव्यू अगर हम देखें तो देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा ब्लोआउट। ब्लोआउट का निर्माण क्यों हो रहा था, ब्लोआउट का निर्माण हो रहा था जब यहाँ पर जो रेत कण है या जो सॉफ्ट चट्टाने हैं इनको पवन जो है वो एडी या फिर जिसे हम बोलेंगे भंवर के निर्माण की वजह से उड़ा करके अपने साथ ले गई। तो जो गर्तनुमा संरचना बन गई है वो ब्लोआउट होती है। अब यही ब्लोआउट अगर कंटिन्यू गहरा होता जा रहा है, सॉफ्ट रॉक कंटिन्यू कटती जा रही है और इसके नीचे कहीं पर भूमिगत जल है तो ये कटते कटते भूमिगत जल के स्तर तक पहुंच जाएगा तो उससे ओएसिस का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा इंसेलबर्ग जो विभेदात्मक अपर्दन की वजह से हो रहा था, सब चट्टानें कट के धरातल नीचा हो गया है और हार्ड रॉक्स जो है वो टापू के रूप में उठी हुई रह गई हैं तो उसे इंसेलबर्ग कहा। इसके बाद डेमोसिल्स भी ऐसे ही बन रही थी। फर्क कितना था कि इसमें नीचे तो सॉफ्ट रॉक रहेंगी और हार्ड रॉक जो है वो इसके कैप पे, टोपी पे रहेंगी, इसके कैप का निर्माण करेंगी। इस वजह से सॉफ्ट रॉक्स तो रह जाएंगी खड़ी और जो इस जहां पर जो कैप पे हार्ड रॉक नहीं थी वो कट जाएगी, इसे बड़े बड़े स्तंभ के रूप में ये खड़ी रह जाएंगी। इसे भूस्तंभ या अर्थ पिलर डेमोसिल्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने देखा मशरूम रॉक। मशरूम रॉक किसका परिणाम थी, अपघर्षण का। 6 फीट तक इसका छोटा होता जाएगा और एक बिल्कुल पतला तना जैसा संरचना हो जाएगी। इसके ऊपर मशरूम बन जाएगा, मशरूम की छतरी या छतरीनुमा संरचना बन जाएगी, इसे मशरूम रॉक कहते हैं। इसके सरफेस भी चौड़ी होगी। इसके बाद हमने देखा कि जुगेन कैसे बनते हैं। जुगेन जो है वो शुरुआत होती है ओस के जमने की वजह से, मगर बाद में इसमें विभेदात्मक अपर्दन होता जाता है और सॉफ्ट रॉक ज़्यादा कट जाती है। इसकी वजह से ऐसे गर्तनुमा संरचना एक सीरीज में मिलती है जिसे जुगेन कहते हैं। ये कब बनेगी, जब चट्टानें क्षैतिज रूप से अवस्थित हो, जब चट्टानें लंबवत रूप से एकांतर क्रम में अवस्थित हों, ठीक है, सॉफ्ट और हार्ड रॉक्स। तो इसकी वजह से जब पवन एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहेगी तो सॉफ्ट रॉक को ज्यादा काट के ऐसे नालियां बना देगी और बीच में हार्ड रॉक खड़ी हुई रह जाएगी। ऐसी संरचना को यार्डांग कहते हैं। ये भी कई किलोमीटर तक हमें दिखाई देंगी, ठीक है। इसके बाद हमने ड्राई कैंटर या त्रिपैल सिरा को देखा जो कठोर चट्टान के 3 फलक बनने की वजह से, 4 फलक बनने की वजह से था, जिसमें 3 फलक दिखाई देते हैं, एक फलक जो है वो धरातल पर रहेगा। अगर 2 ही इसके होते हैं तो 2 की वजह से जो बन रहे थे उसको हमने कहा था जेवी कैंटर। और इसके बाद अगर हम देखें अगर 8 फलक बन रहे थे तो उसको वेंटिफैक्ट कह रहे थे,
ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने देखा स्टोन लैटिस, जो कि चट्टान के अंदर खुद की ही संरचना में इतना विभेद है कि वहां पर बीच बीच में कहीं सॉफ्ट पार्ट है, तो सॉफ्ट भाग को काट के पवन ले जाएगी और इससे एक जाली का निर्माण हो जाएगा। इसे जालीदार सिरा या स्टोन लैटिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस वीडियो में सभी अपरदनात्मक पवन निर्मित शिलाकृतियों को पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पवन जो है वो निक्षेपण कार्य कैसे करती है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कैसे बनती है, और साथ में हम जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में कुछ हमें फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स भी दिखाई देती हैं, उनका भी इसमें हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। जब आप वीडियो देखेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे, तो आपको सारी संरचनाओं के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए और अच्छे से इनको समझते रहिए। ठीक है, आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।